आज का टॉपिक है हमारा एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब क्या होता है? एमेनोरिया का मतलब होता है कि पीरियड्स जो है वो नहीं आ रहा है। तो एमेनोरिया वो दो प्रकार के होते हैं। एक है प्राइमरी एमेनोरिया, मतलब कि उसको कभी पीरियड्स नहीं आए, मतलब ये वाला कब होगा, कोई ऐसे 15 ईयर्स एज, 16 ईयर्स एज, 18 ईयर्स एज, ऐसे लोगों को, ठीक है। और सेकेंडरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया का मतलब कि उसको पहले जो है नॉर्मल, जब उसका प्यूबर्टी था या उसका नॉर्मल जो 20s का या 30s का लाइफ था, उस टाइम पे उसको हर मंथली आ रहा था, लेकिन अब अचानक से नो पीरियड्स 3 साइकिल, मतलब 3 मंथ्स तक या फिर 6 मंथ्स तक, 6 मंथ्स तक लगातार, नहीं तो फिर 3 मंथ्स के गैप में। इन दोनों का मतलब क्या है कि 3 महीना या 6 महीना, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 महीना एक बार में नहीं आए, या फिर 1 2 3 4 फिर एक आ गया, फिर 1 2 3 फिर एक आ गया। तो ये चीज़ भी जो है ना, इसको भी एमेनोरिया बोलेंगे। या लगातार 6 महीना बिल्कुल भी नहीं आया, उसको भी एमेनोरिया बोलेंगे। प्यूबर्टी कब होता है? 10 से 12 साल की उम्र में, ओके। डिलेड प्यूबर्टी कब बोलते हैं? जब 13 ईयर्स का एज, ठीक है, उसमें पीरियड्स नहीं आया, लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो भी एब्सेंट है, ठीक है। या फिर 15 ईयर्स एज तक पीरियड्स नहीं आया बट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट है, मतलब 13 ईयर्स एज में अगर उसको पीरियड्स नहीं आया बट उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी जो है वो एब्सेंट है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब उसका डेवलप करेगा तब उसको पीरियड्स आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बट 15 ईयर्स के एज तक नहीं आया, पीरियड्स जो है वो नहीं आया, बट ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बढ़ चुका है, मतलब अब इसको डिलेड प्यूबर्टी होने को, मतलब अब इस चीज़ को डिलेड प्यूबर्टी बोलते हैं। तो एमेनोरिया होने के रीज़न क्या क्या है? एमेनोरिया होने का रीज़न है प्रेगनेंसी हो सकता है, तो प्रेगनेंसी का टेस्ट करेंगे चेक करने के लिए कि उसको प्रेगनेंसी है कि नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी में एमेनोरिया होता है। या फिर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, एक्सिलरी प्यूबिक और वेजाइना, इन सब का एग्जामिनेशन करेंगे। ये कब? ये प्यूबर्टी के टाइम पे, जब उसको प्राइमरी एमेनोरिया हुआ, तो ये सब एग्जामिनेशन करके ये चेक करेंगे कि ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो उसका डेवलप हुआ है कि नहीं। उसके बाद फिर यूट्रस का एग्जामिनेशन करेंगे कि यूट्रस है कि भी नहीं, बिकॉज हमने ये इससे पहले वो जो पढ़ा था ना मुलेरियन में, मुलेरियन में क्या पढ़ा था कि उसका यूटेरस, उसका फेलोपियन ट्यूब और उसका जो वो सर्विक्स, वो सब एब्सेंट है। तो जब वो एब्सेंट है तो कहाँ से उसको ब्लड आएगा? तो वो तो अभी ऐसे सामने से बाहर से देख के तो समझ नहीं आएगा ना, जब तक अनटिल एंड अनलेस एक एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद फिर ये हार्मोन्स का भी एग्जामिनेशन करेंगे कि हार्मोन्स अगर उसके कम है तो हार्मोन्स क्यों कम है, क्या रीज़न है, वो सब देखेंगे। तो वो सब देखने से पहले एक बार पहले चेक तो करना होगा ना कि अमाउंट कितना है, नॉर्मल अमाउंट है कि नहीं है क्या नहीं सीन। उसके बाद अब आता है प्राइमरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया जो है, प्राइमरी एमेनोरिया में पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं। अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसको प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट होने के बाद फिर अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, ये आउटसाइड अपीयरेंस इसको बोलते हैं, आउटसाइड। बाहर से देखा प्रेजेंट है, तो अब अंदर से देखेंगे। अंदर से देखने का मतलब कि उसका एब्सेंट यूटरस अगर है तो मुलेरियन है, तो मुलेरियन में तो चलो ठीक है, पता है प्राइमरी एमेनोरिया होगा। बट यूटरस भी अब प्रेजेंट है, तो यूटरस प्रेजेंट होने के बाद फिर दो चीज़ें होंगी, आइदर इम्परफोरेटेड हाइमन, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, इम्परफोरेटेड हाइमन हुआ, या ट्रांसवर्स वेजिनल सेप्टम हुआ। सेप्टम मतलब वो वेजिना के बीच में एक ऐसा सेप्टम जैसा है जो उसको दरवाज़ा बंद करके रख रहा है। या फिर सर्वाइकल एट्रेसिया हुआ। सर्वाइकल एट्रेसिया का मतलब जो सर्विक्स जो है वो एब्सेंट है, मतलब वजाइना है, यूटेरस है, लेकिन सर्विक्स नहीं है, बीच में तो कनेक्शन नहीं है। जो ये सब हमने इसमें पढ़ा था, मुलेरियन एजेनेसिस में पढ़ा था। नहीं तो फिर ये सब भी है, उसका बॉडी अंदर से भी सब क्लीन है, एकदम सही है। तो उसके बाद हॉर्मोन्स में जाएंगे कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ तो उसको पीरियड्स में प्रॉब्लम होता है। हाइपर प्रोलैक्टिनिया, ये वाला हमने एक दिन वीडियो कॉल करके बात किया था इस चीज़ के ऊपर कि प्रोलैक्टिन का जो है लेवल बढ़ गया तो ये होगा, मिल्क वगैरह होगा, जो हमने बात किया था। देन LH या FSH अगर बढ़ा है, मतलब एक अमाउंट होता है, एक अमाउंट होना चाहिए, एक्स अमाउंट, उससे अगर ज़्यादा हुआ या उससे कम हुआ तो प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, नहीं। हॉर्मोन्स का क्या सीन होता है, नॉर्मल किसी भी बॉडी के किसी भी हार्मोन का, उसका एक
अमाउंट होता है उस अमाउंट से कम या ज़्यादा दोनों ही अगर गया ना तो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। और ये इसका सिर्फ LH और FSH का मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हर एक हार्मोन्स का होता है। तभी तो हम लोग बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर प्रोलैक्टिमिया, हाइपोप्रोलैक्टिमा। ऐसा क्यों नहीं बोलते कि हाँ हाइपो है तो ख़राब है, हाइपर हुआ तो और बढ़िया और बढ़िया और ज़्यादा हो, ऐसा तो नहीं होता ना। उसके बाद ये वाला कब था, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब प्रेजेंट हो तब हम लोग देख रहे थे प्राइमरी एमेनोरिया। बट अब किसी इंसान में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एब्सेंट रहे तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अगर एब्सेंट रहता है तो वो कब होता है, जब एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम होता है। और ये वाला भी हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है कि एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम में क्या हो रहा था कि एंड्रोजन जो है वो बॉडी में नॉर्मल है लेकिन उसका जो टिश्यू में जाके जो एक्ट करेगा वो टिश्यू जो है वो इनसेंसिटिव है, उसके वजह से वो टिश्यू उसको ले नहीं रहा है। तो बॉडी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू बॉडी, हाँ उस बॉडी में एंड्रोजन नहीं है तो वो क्या कर रहा है, वो फीमेल आउटर मतलब फीमेल बाहर से वो फीमेल दिखेगी बट अंदर उसका मेल है, क्योंकि उसका टेस्टिस वगैरह बन रहा है, टेस्टिस एंड्रोजन बना रहा है लेकिन वो एंड्रोजन जाके वो सेल पे एक्ट नहीं कर रहा, तो सेल डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, तो वो फीमेल जेनिटल ऑर्गन जैसा बन जा रहा है। ठीक है, ये था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एसिंक्रोनस, मतलब पता नहीं एसिंक्रोनस मतलब ठीक है ये समझ गए। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी उसका नहीं होता है, एंड्रोजन नहीं है ना, तो एंड्रोजन ही बाल वगैरह के लिए होता है, बाल वगैरह जो प्यूबिक हेयर वगैरह, बट वो भी नहीं है। अब आ गया कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एब्सेंट। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अगर एब्सेंट है तो हम लोग पहले क्या चेक करेंगे, LH और FSH चेक करेंगे कि LH और FSH जो है, एक सेकेंड, जिसका उससे कम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एब्सेंट है तो LH और FSH चेक करेंगे कि LH का वैल्यू ज़्यादा है कि LH का वैल्यू कम है। तो अगर LH का वैल्यू ज़्यादा है तो LH का वैल्यू ज़्यादा है मतलब ये मेनोपॉज वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मेनोपॉज जो होता है, मेनोपॉज में क्या हो जा रहा था कि जो FSH है वो मोर देन 40 हो रहा था, या फिर यही चीज़ कब हो रहा था, एज तेरा 48, 49, 52 ऐसा। लेकिन किसी का अगर 35 में ही FSH का वैल्यू मोर देन 40 हो रहा है मतलब उसका ओवरियन जो रिज़र्व है वो ओवरियन फेलियर हो रहा है। जो हमने प्राइमरी ओवरियन फेलियर पढ़ा था कि अगर कम एज में लेस देन 40, याद कर एक बोला था मैंने कि मोर 40 इन लेस देन 40, मतलब कि FSH इज़ मोर देन 40 इन द एज ऑफ लेस देन 40, देन इट इज़ नोन एज प्राइमरी ओवरियन फेलियर। देन गोनेडल डिसजेनेसिस जो टर्नर सिंड्रोम में होता है, XO। देन LH और FSH का जो रिसेप्टर मतलब बॉडी में LH और FSH ये नॉर्मल है लेकिन ये जहाँ पर एक्ट करेगा जिस टिश्यू में, जो टिश्यू जो है अरे ये क्या हो, हाँ टिश्यू जो है, टिश्यू का जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर में एक्ट करेगा लेकिन रिसेप्टर में डिफेक्ट होने की वजह से वो बॉडी के हिसाब से या उस रिसेप्टर के हिसाब से LH है ही नहीं। देन गैलेक्टोसेमिया का तो वही तेरे को पता है कि मिल्क का बनना, तो मिल्क के बनने से वो प्रोलैक्टिन वाला झोल झपाट। उसके बाद फिर LH और FSH अगर कम रहे बॉडी में, जो एक अमाउंट चाहिए उससे भी कम है बॉडी में, तो नॉर्मल सी बात है कि फिजियोलॉजिकल डिले आएगा। क्यों? क्योंकि एक FSH का जो एक अमाउंट होता है, एक्स अमाउंट, जो एक फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, तो वो स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा, इतना अमाउंट है ही नहीं, तो वो फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं हो रहा, क्योंकि फॉलिकल को भी एक एक्स अमाउंट चाहिए जिससे वो स्टिमुलेट हो सके, तो वो नहीं हो रहा है, तो एक फिजियोलॉजिकल डिले आ रहा है, मतलब लेट वो बड़ी हो रही है। देन कैलमन सिंड्रोम जो है ये हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिन वाले चैप्टर में। कैलमन सिंड्रोम में एक्चुअल में क्या होता है कि कैलमन सिंड्रोम में ना तेरा जो वो हॉर्मोन्स होते हैं, वो हॉर्मोन्स का जो प्रोडक्शन के लिए जो भी उसका जो फैक्ट्री है ना, जहाँ भी तो हॉर्मोन्स कहीं तो प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, वो वहाँ पर डिफेक्ट है, तो उसकी वजह से कोई भी हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता, तो उस चीज़ को कैलमन सिंड्रोम बोलते हैं। रुक एक बार मैं फिर भी ना देख लेता, एक सेकंड, कैलमन सिंड्रोम में फिर भी देख लेता कि
वही है ना कि सीलिया वाला है। कैलमैन सिंड्रोम कंबाइन एंड इम्पेयर्ड सेंस ऑफ स्मेल इन हार्मोन, हाँ, हार्मोनल डिसऑर्डर दैट डिले और प्रिवेंट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के लिए, क्योंकि हाँ, क्योंकि जो माइग्रेशन है, जो ये होता है हार्मोन जहाँ से बन के जो आता है हाइपोथैलेमस में आता है, हाइपोथैलेमस में से वो पिट्यूटरी में जाता है जो GnRH, तो इसमें फ़ोटो में है, फ़ोटो ये हाइपोथैलेमस में नहीं जाता, अच्छा हाइपोथैलेमस में जाता है लेकिन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में नहीं जाता, वो पिट्यूटरी में पहुंचता नहीं है, उसके वजह से LH और FSH जो है पिट्यूटरी से आगे नहीं निकलते। GnRH जो है ना, कलमन सिंड्रोम में जो GnRH है, वो GnRH हाइपोथैलेमस से लेकर पिट्यूटरी में जो GnRH जाता है, फिर पिट्यूटरी से FSH और LH बनता, तो यहाँ पर नहीं जाता, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में नहीं जाता, तो उसके वजह से फिर LH और FSH नहीं बनता, तो LH और FSH की मात्रा कम हो जाती है। Write in each row separate light legibly, don't mess up. उसके बाद फिर सेकेंडरी एमेनोरिया, अब आ रहा है सेकेंडरी एमेनोरिया। ये इतने टाइम तक हम लोग पढ़ रहे थे प्राइमरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया का मतलब, जैसे मैं तेरे को बताया कि पहले उसको नॉर्मली पीरियड्स हो रहे थे, बट अचानक से अब उसको 6 महीने के लगातार, नहीं तो 3 महीने के गैप में नहीं हो रहे पीरियड्स। तो सेकेंडरी एमेनोरिया का सबसे मेन प्रॉब्लम होता है प्रेगनेंसी, जो सबसे, इसलिए सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करके ये कंफर्म कर लो कि भाई तू प्रेग्नेंट तो, भाई नहीं बहन तू प्रेग्नेंट तो नहीं है ना। और उसके बाद फिर जब प्रेगनेंसी टेस्ट अपना नेगेटिव आ गया, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आने के बाद फिर अब सोचेंगे कि ओके तो अब क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो अब हाइपोथायराइडिज्म को पहले रूल आउट करेंगे थायराइड टेस्ट करके, हाइपर प्रोलैक्टिमिया को रूल आउट करेंगे प्रोलैक्टिन टेस्ट करके। ये सब रूल आउट करने के बाद फिर एक PR चैलेंज होता है। PR चैलेंज में हम लोग, PR चैलेंज में क्या करते, इसमें आई गेस हार्मोन्स जो है ना, इसमें हार्मोन्स देते कि इसमें हार्मोन्स बाहर से FSH नहीं तो LH का ऐसे हार्मोन बाहर से देते, और वो देने के बाद फिर देखते कि उसको पीरियड्स आ रहा है कि फिर भी पीरियड्स नहीं आ रहा है। ठीक है, यार PR, सॉरी, हाँ PR मतलब ये हो गया प्रोजेस्टेरोन है फिर, हाँ प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि याद कर वो हमने ब्रेस्ट कैंसर में पढ़ा था, ER पॉजिटिव, PR पॉजिटिव, HER2 नेगेटिव, तो वही है, ER मतलब ईस्ट्रोजन, PR मतलब प्रोजेस्टेरोन। तो PR देंगे, प्रोजेस्टेरोन देंगे, तो अगर उसको पीरियड्स हो गए मतलब उसको PCOS है, PCOS में क्या हो रहा है तेरे को पता ही है क्या हो रहा है, नहीं तो अगर फिर भी PR अगर दिए और फिर भी अगर उसको पीरियड्स नहीं आया, मतलब उसको ER PR चैलेंज देंगे, मतलब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का चैलेंज देंगे। उसमें अगर उसको फिर भी अगर उसको पीरियड्स नहीं आया तो अशरमैन सिंड्रोम हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि उसमें जो है कुछ ज़्यादा ही अगर D&C डायलेटेशन एंड क्यूरेटास कुछ ज़्यादा ही कर दिया, कब PPH के टाइम पे, तो क्या हो रहा है, जो उसका जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो ख़राब हो जा रहा है, उसकी वजह से फिर वो एंडोमेट्रियल सेल्स जो एंडोमेट्रियम बनाते वो भी ख़राब हो जा रहे हैं। और ER PR चैलेंज में अगर पीरियड्स आ गया मतलब कि LH और FSH की कमी है, उसके वजह से अब LH और FSH को अगर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा नॉर्मल, ठीक हो जाएगा। या फिर प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर है, जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा कि प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर में वो जो FSH का अमाउंट जो है ज़्यादा है, तो या फिर ओवरियन इंजरी है, जैसे कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या ओवेरेक्टोमी, कुछ भी उसको ओवरी का इंजरी हो गया है, उसके वजह से अब ओवरी जो है वो ओवम नहीं बना रहा, कॉर्पस लुटियम नहीं बन रहा, प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा, तो पीरियड्स नहीं आ रहे। या FSH और LH की अगर कमी हुई कब होती है, जब CNS में ट्यूमर होता है, तो CNS में ट्यूमर होने की वजह से LH और FSH नहीं बनता, या क्रॉनिक इलनेस रहा फिर भी नहीं बनता, या सीहान सिंड्रोम फिर क्या है, सीहान सिंड्रोम जो है ये अब मैं बताता, सीहान सिंड्रोम क्या होता है। सीहान सिंड्रोम ये होता है ना कि जब कोई औरत वो जो है प्रेग्नेंट होने के बाद जब अपना बच्चा पैदा करती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर उसको ब्लीडिंग होने लगा, बहुत ज़्यादा अगर उसको ब्लीडिंग हो रहा है ना, तो उसका जो पिट्यूटरी है वो पिट्यूटरी में ब्लड नहीं पहुंचता, और पिट्यूटरी फिर क्या होता है कि पिट्यूटरी इनएक्टिवेट हो जाता है। तो इनएक्टिवेट होने की वजह से फिर पिट्यूटरी जो है वो LH भी नहीं बनाता, FSH भी नहीं बनाता, साथ ही साथ प्रोलैक्टिन भी नहीं बनाता। तो इसके वजह से तूने बहुत बार हमने ऐसा सुना है कि जो माँ है वो दूध नहीं बना पा रही, वो जो मिल्क है वो मिल्क नहीं बना पा रही, और बच्चे को बाहर से मिल्क देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यही है, सीहान सिंड्रोम इसको बोलते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, जो पिट्यूटरी होता है ना, पिट्यूटरी में हाइपोक्सिया
हाइपोक्सिया हो जाता है क्योंकि पिट्यूटरी को ब्लड नहीं पहुंचता, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होते रहता है। तो पिट्यूटरी को ब्लड ना पहुंचने की वजह से पिट्यूटरी फिर क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे इनएक्टिव हो जाता है। एक तो अब कॉमन इटियोलॉजी सेम वही चीज़ है, प्रेगनेंसी, हाइपोथायराइडिज्म, क्रॉनिक इलनेस, वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी ऊपर बताया। देन अच्छा हो गया, बस यही था। तो यही है, एमेनोरिया का समझ में आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी क्यों हो रहा है क्यों नहीं वगैरह वगैरह। एंड चल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर, ओके, मतलब इस टाइम पे इतना पता है कि एफएसएच जो है वो हाई है, फाइन। लो एफएसएच ना, नॉर्मल एफएसएच ना, लो एफएसएच ना, हाई एफएसएच हाँ। तो ए का 4, क्योंकि प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर में इतना तो पता है ना एफएसएच हाई है, फाइन। उसके बाद फिर अशरमैन सिंड्रोम का देखते। अशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है, अशरमैन सिंड्रोम में ये होता है कि उसमें नॉर्मल एफएसएच होता है बट वो घिस देता है बहुत ज़्यादा। तो घिसने के वजह से एफएसएच नॉर्मल है, एलएच नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो लाइनिंग में प्रॉब्लम है। तो लो एफएसएच हाँ, लो एफएसएच ना, लो एफएसएच ना, नॉर्मल एफएसएच, तो इसका हो गया 2, ठीक है। तो अब इतना तो पता चल गया कि अब सीहेन सिंड्रोम जो है और पीसीओएस में दोनों में लो एफएसएच होता है। बट अब एक में है लो एलएच, एक में है हाई एलएच, फाइन। सीहेन सिंड्रोम में क्या हो रहा है, जो पिट्यूटरी है वो पिट्यूटरी में क्या हो जा रहा है, हाइपोक्सिया हो जा रहा है। तो पिट्यूटरी काम करना बंद कर देना है, पिट्यूटरी इसमें पिट्यूटरी जो है वो शट डाउन हो जा रहा है, शट डाउन मतलब सब कुछ होगा लो, एफएसएच भी लो होगा, एलएच भी लो होगा, सब लो होगा। तो अब लो एफएसएच, लो एलएच, लो एस्ट्रोसोल, ओके 1 4 4 1 1 2 2, हाँ यही है। समझा कि सीहेन सिंड्रोम में क्या हो रहा है, पिट्यूटरी गया, अब पिट्यूटरी गया तो सब गया, एलएच भी गया, एफएसएच भी गया, ईस्ट्रोजन भी गया, सब गया, तो सब लो लो लो। लेकिन पीसीओएस में क्या है, पीसीओएस में जैसे हमने वहाँ पर वो ऊपर देख एक पढ़ा था कि पीआर टेस्ट में अगर पीरियड्स आ गए मतलब पीसीओएस है, मतलब पीआर की कमी है सिर्फ। पीआर मतलब क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन, और प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो कहाँ से आता है, एलएच से आता है। नहीं, लो एफएसएच, हाई एलएच, नॉर्मल एस्ट्रोजन, एफएसएच लो है, पीसीओएस में एफएसएच लो होता है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा पीसीओएस वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, मेरे को याद नहीं है अभी, मैं भूल गया, छोड़। बाकी तीनों का तो हो गया था, तो बाकी तीनों का हो गया, तो ये चौथा अकेला निकल गया। मेरा गला बैठ गया आज, पता नहीं क्यों। 14-year-old गर्ल प्रेजेंट विथ प्राइमरी एमेनोरिया, ओके, तो लेकिन अभी 14 ईयर्स है तो अपन ज़्यादा सोच नहीं सकते। ऑन एग्जामिनेशन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर सीन, ओके सीन है, ओके सीन है, ठीक है। यूट्रस एंड ओवरी आर नॉर्मल, ठीक है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप मैनेजमेंट, लेकिन 14 ईयर्स ओल्ड है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्राइमरी एमेनोरिया में 15 ईयर्स रहा प्लस अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रहा देन हम सोचेंगे, बट ये 14 ईयर्स है तो इसमें रीएश्योरेंस, ये भी एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मल है, रीएश्योरेंस करो। तो ये याद रख, 15 ईयर्स एज एंड अबव अगर रहा तो सोचेंगे, लेकिन उससे कम रहा तो सीधा रीएश्योरेंस पर क्लिक मारना। 19 ईयर्स, अब देख यहाँ रीएश्योरेंस नहीं कर सकते, प्राइमरी एमेनोरिया अब रीएश्योरेंस नहीं कर सकते, नॉर्मली अब रीएश्योरेंस नहीं कर सकते, तो यूएसजी। अब यहाँ पर रीएश्योरेंस रहता तो नहीं कर पाते क्योंकि 19 ईयर्स ओल्ड है। तू अभी कितने साल की हुई, 25, हाँ 25 होगा ना तेरा, तो अभी तेरा पता है, तेरा अभी 25 होगा 2024 में, और मेरा हुआ था 2022 में 25 ईयर्स।
जो अपना मेरे वो वाले फ्लैट पे अपन सब थे, तू भी थी, मज़े किए थे, फ़ोटो भी है मेरे पास, और उस टाइम पे तू बिज़ी थी मैसेज पे ज़्यादा बात करने में। ओके फाइन। 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल प्रेजेंट विथ वेट लॉस, ठीक है। सेकेंडरी एमेनोरिया, ओके। कांस्टेंट फियर ऑफ गेनिंग वेट, ओके। एनोरेक्सिया वाला मैटर मेरे को लग रहा है। अल्टरनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच प्रेजेंटेशन। अच्छा, GnRH, क्योंकि GnRH ही LH और FSH बनाते हैं, और LH और FSH जो है वो तुम्हारा सेकेंडरी एमेनोरिया के लिए, मतलब जो भी है एमेनोरिया के लिए, तो LH और FSH ही काम करेगा ना। बाकी ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी हम कह सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि नहीं कह सकते, लेकिन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को आने के लिए भी जिस चीज़ का चाहिए इसको, ये लोग आते कहाँ से, ये लोग भी तो LH और FSH से आते हैं, और इनका मेन ये कौन है, मालिक कौन है, वो GnRH है। अगर GnRH नहीं रहता तो फिर हम सोचते। 52-year-old वुमेन, ठीक है, मेनोपॉज हो सकता है उसको। 16 मंथ ऑफ एमेनोरिया, मेनोपॉज ही है उसका। टेस्ट रिजल्ट वुड यू एक्सपेक्ट, हाँ हाई LH और हाई FSH, नॉर्मल सी बात है। देख मेनोपॉज अगर हुआ ना, तो मेनोपॉज में हम लोग बात कर देते हैं FSH का कि FSH हाई होता है, बट इसमें ये मत समझ कि LH फिर नॉर्मल होता है या लो होता है, LH भी हाई होता है, ये याद रखना। ये चीज़ कोई बोलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब एक हाई FSH और लो LH वाला भी मैटर आ गया, तो अब अपने दिमाग में चलते रहेगा कि ये क्या है, बट इसमें हाई FSH और LH वाला जो है ये नहीं रहेगा। दारा 1 मिनट दारा, तो इसमें हाई LH और FSH वाला नहीं रहेगा, इसमें रहेगा हाई LH और हाई FSH दोनों, जैसे लो वाला नहीं रहेगा, ठीक है। और एक 32 ईयर ओल्ड अनमैरिड वुमेन, ठीक है, अनमैरिड है, ओके फाइन, केम विद सेकेंडरी एमेनोरिया। अच्छा, शी वॉज हैविंग रेगुलर फ्लो टिल नाउ, नो अल्टर, नेक्स्ट स्टेप यूटेराइन HCG, यूरिन HCG। अब बताता, अनमैरिड है इसका मतलब क्या है, वो सेक्स नहीं कर सकती। अनमैरिड है तो क्या है, उसको प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो हो सकती है, लेकिन ये अनमैरिड देख के ना हमारे दिमाग में डाल दिया है कि वो सेक्स नहीं करेगी शायद, या फिर बच्चे नहीं है उसको ना, हम भरोसा नहीं कर सकते। पहले HCG करो। HCG क्या होता है, HCG होता है कि जब इंसान प्रेग्नेंट होता है तो HCG इंक्रीज़ होता है, पता है ना, बीटा HCG। तो इसलिए पहले वो चेक करो, ये रूल आउट करने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो बस यही था। अभी अगला हम जाएंगे चैप्टर, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव नहीं है, ये बोरिंग है, ये और पूछता भी नहीं है, कॉमन बेसिक सेंस है, कार्सिनोमा भी नहीं करना। अगला क्या है, अगला क्या है, कोविड इन प्रेगनेंसी ना, बकवास है। पोस्टमार्टम हेमरेज ये करते, ठीक है।